नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है सेंटर ऑफ ग्रुप। सेंटर ऑफ ग्रुप इज़ डिनोटेड बाय जेड जी। सेंटर ऑफ ग्रुप को हम जेड जी से डिनोट करते हैं या फिर सी जी से डिनोट करते हैं या फिर जेड की फॉर्म में भी। मतलब इसके जो है तीन डिनोशंस है, जेड जी, सी जी और जेड। इन तीनों से हम सेंटर ऑफ ग्रुप को डिनोट करते हैं एंड इज़ डिफाइंड बाय। और इसकी डेफिनेशन कैसे आती है कि जेड, सी जी और जेड जी तीनों एक ही बात है। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि तीनों एक ही बात है, मतलब ये सेंटर की बात कर रहे हैं। तो इसकी जगह तुम जो मर्जी लिखो, जेड लिखो, सी जी लिखो, जेड जी लिखो, तो वो एक ही बात है। सच दैट अब इसमें देखो जो एलिमेंट्स हैं इसके, जेड जी, सी जी या फिर जेड, ये इसकी जो बनावट होगी, इसकी बनावट होगी जी एक्स इज इक्वल टू एक्स जी की तरह। ठीक है, ये इस तरह से शो किया जाएगा सेंटर ऑफ ग्रुप। सेंटर ऑफ ग्रुप हमेशा जी एक्स इज इक्वल टू एक्स जी की तरह डिनोट किया जाएगा। अब इसमें जी क्या है? जी होगा कोई भी एलिमेंट जो ग्रुप जी से निकल के आएगा। ठीक है, तो स्मॉल जी जो बिलोंग करेगा कैपिटल जी को बिलोंग करेगा। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है फॉर एवरी। और इसमें क्या है, जो एक्स है वो भी एक ग्रुप जी को ही बिलोंग करता है, मतलब कि एक्स और जी दोनों ग्रुप जी से ही आए हैं। ये ध्यान रखना है इसमें। तो ये सेंटर ऑफ ग्रुप की डेफिनेशन है, इसको पढ़ लेना। उसके बाद थ्योरम है। थ्योरम है सेंटर ऑफ ग्रुप की ही। द सेंटर जेड जी, सेंटर को एज ए जेड जी डिनोट किया हुआ है। ऑफ ए ग्रुप जी इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। ये इसमें ये बोल रहे हैं कि अगर मैं ग्रुप जी का एक सेंटर निकालूं, इसमें कह रहे हैं कि अगर हम ग्रुप जी का मैं एक सेंटर निकालूं और उस सेंटर को मैंने जेड जी बोला हुआ है, तो वो सेंटर जो है इसका ग्रुप जी का सब ग्रुप होगा। ये हमने इसमें प्रूव करना है। तो प्रूफ क्या होगा इसका? लेट जेड जी। तो सबसे पहले तो हम जेड जी को डिनोट करेंगे। वैसे तो हमने पहले बता ही दिया है कि ग्रुप को हम कैसे डिनोट करते हैं, तो सेम ही तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे हमने लिखा कि जी बिलोंगिंग टू कैपिटल जी सच दैट जी एक्स जो है एक्स जी के बराबर आएगा, जो कि हमारे सेंटर ऑफ ग्रुप की डेफिनेशन है। फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू जी बी द सेंटर ऑफ ग्रुप। तो हमने बताया कि ये हमारा सेंटर ऑफ ग्रुप है। क्लियरली जेड जी इज़ ए सबसेट इक्वल टू जी। अब हमने ये बोला कि हमने इसको सेंटर ऑफ ग्रुप मान लिया, हमने इसको लेट कर लिया। अब जब ये सेंटर ऑफ ग्रुप है तो हमने बोला कि जेड जी के जितने भी जो जेड जी ग्रुप है वो सबसेट होगा जी का, क्योंकि मेन ग्रुप जी है और जी जेड जी उसका सेंटर है। ठीक है, तो इसको हमने बोला कि सबसेट इक्वल टू, कि सबसेट भी है और इक्वल भी हो सकता है। सिंस अब क्योंकि हमें पता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट को अगर मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूँ, जैसे ई एक्स लिखा हुआ है नेक्स्ट में, आइडेंटिटी को अगर मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूँ या फिर मैं एक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करूँ, तो वो आंसर सेम ही लेके आता है। और यहाँ पे हमने कंडीशन लिख दी फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू जी, कि जो भी मेरा एक्स होगा वो जी से ही बिलोंग करेगा। देयर फोर तो ई किससे बिलोंग कर सकता है? जेड जी से, क्योंकि हमने यहाँ पे बोला हुआ है कि जी और एक्स जो है ये बिलोंग करेंगे जी को। तो अगर मैंने इसको जी की जगह ई लिख दिया यहाँ पे, तो मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट किस में है? वो जेड जी में भी आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि सब ग्रुप जो भी होगा, सब ग्रुप का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वही ग्रुप का भी आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। ठीक है, तो अगर हमारा एक्स जो है जी को बिलोंग कर रहा है तो वो जेड जी को भी बिलोंग करेगा। देयर फोर जेड जी इज़ ए नॉन एम्प्टी सबसेट। तो अगर वो ई उस ग्रुप में आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जेड जी एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, कि इसमें हम इसको खाली नहीं बोल सकते कि ये खाली है। नाउ आगे इसमें क्या किया, लेट जी वन जी टू बिलोंगिंग टू जेड जी। हमने क्या किया, जेड जी ग्रुप जो हमारा है जिसको हमने सब ग्रुप प्रूव करना है, तो जेड जी एक हमने ग्रुप दे, उसमें से हमने दो एलिमेंट्स निकाले जी वन और जी टू। बी एनी टू एलिमेंट्स, कोई भी दो एलिमेंट्स हो सकते हैं। देन तो कंडीशन के अकॉर्डिंग जो हमने यहाँ पे कंडीशन ऊपर पढ़ी है सेंटर की, कि जी एक्स और एक्स जी बन जाता है सेंटर, तो यहाँ पे वैल्यू क्या बनेगी, जी वन एक्स और एक्स जी वन। और जी टू के लिए क्या बनेगी, जी टू एक्स और एक्स जी टू। यहाँ पे लिखा है फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू जी। तो उसके बाद अब अगर हम इसमें दिस इम्प्लाइज डैट अगर इन्वर्स हो जाता है इसका जी टू का, तो इसमें हम क्या बना सकते हैं, एक्स जी टू इन्वर्स और जी टू इन्वर्स एक्स। नाउ अब इन्होंने क्या किया कि इन दोनों में जी वन का मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, जैसे एक्स जी टू इन्वर्स है, जी टू इन्वर्स एक्स है, तो यहाँ पे इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको। तो इसमें देखो क्या बनेगा, एक्स जी वन जी टू इन्वर्स और एक्स जी वन जी टू इन्वर्स। ये थोड़ी सी अरेंजमेंट कर रहे हैं इसमें, तो इन्होंने क्या किया, जी वन को अरेंज करके एक्स के साथ लगा दिया और ये जी टू इन्वर्स है। फिर उसके बाद जी वन को आगे कर लो, एक्स को आगे कर लो। ठीक है, ये अरेंजमेंट्स कुछ किए हुए हैं। तो अरेंजमेंट के लास्ट में जो हमारे पास आंसर आया है इसमें, तो ये वाला है एक्स जी वन जी टू इन्वर्स और जी वन जी टू इन्वर्स एक्स। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आई है फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू जी। तो यहाँ पे भी कंडीशन बता दी कि इसमें जितने भी एक्स हमने जो भी हमने एक्स यूज़ किया है वो जी को ही बिलोंग करता है। उसके बाद
सो G1 G2 इनवर्स बिलोंगिंग टू ZG फॉर एवरी G1 G2 बिलोंगिंग टू ZG। अब अगर G1 G2 ZG को बिलोंग करते हैं तो इसके इन्वर्स भी तो बिलोंग करेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने लिख दिया कि G1 G2 इन्वर्स, तो G2 का इन्वर्स भी बिलोंग करेगा इसमें ZG में। तो इस कारण से ZG जो है सब ग्रुप प्रूव हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए सब ग्रुप प्रूव हो गया है यहाँ पे। अब रिमार्क इसमें क्या है कि G इज़ एन अबिलियन ग्रुप इफ़ एंड ओनली इफ़ ZG इज इक्वल टू G। अगर हमारा जो सेंटर है, सेंटर ऑफ ग्रुप है, वो G के बराबर आ जाता है तो उसमें क्या होगा, G एक अबिलियन ग्रुप होगा, ठीक है। इसको याद रखना। इसमें तो कुछ प्रूफ दिया हुआ छोटा सा। अब प्रूफ क्या है इसका कि अबिलियन ग्रुप कैसे हो जाता है। अब इसमें देखो, लेट ZG को हमने G के बराबर मान लिया। यहाँ पे लिखा है ना, जैसे इफ़ एंड ओनली इफ़, कि अगर यहाँ पर इफ़ एंड ओनली इफ़ ZG G के बराबर होगा तो ही G हमारा अबिलियन ग्रुप होगा, ठीक है। तो लेट ZG को हमने G के बराबर मान लिया कि ZG जो है G के बराबर है, तो ZG की वैल्यू क्या होगी, वही सेंटर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग G बिलोंगिंग टू G, जी एक्स एक्स जी के बराबर है फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू जी। तो ZG जो है G के बराबर आ गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे दोनों को लिख दिया कि ZG G के बराबर है, हमने यहाँ पे शो कर दिया। तो अगर हमने शो कर दिया यहाँ पर, अब इसमें क्या हुआ कि G से इन्होंने दो एलिमेंट उठाए, X और Y। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग XY YX के बराबर आ जाएगा। और यही हमने पढ़ा था उसमें कि जो हमारी लास्ट की प्रॉपर्टी थी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी, उसमें यही बताया गया था कि हम अगर दो एलिमेंट्स को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका ऑपोजिट, जो उसका ऑपोजिट एलिमेंट्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे XY को YX से मल्टीप्लाई किया, अगर दोनों बराबर आ जाते हैं तो फिफ्थ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है और G हमारा एबिलियन ग्रुप प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो इसमें इस रिमार्क को भी ध्यान से देखना। नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कोसेट्स। कोसेट्स क्या होते हैं, हमने इसमें डेफिनेशन पहले पढ़ेंगे। लेट कैपिटल H बी ए सब ग्रुप ऑफ G। हमने बोला कि जो कैपिटल H है वो एक सब ग्रुप है G का। इफ़ A बिलोंगिंग टू Z, अगर G, इफ अगर हमने A एलिमेंट उठाया जो G से आया, G ग्रुप से आया, देन द सेट, तो अगर हम एक सेट बनाए HA का, यानी कि जिसको हम सब ग्रुप बोलने जा रहे हैं, जिसको हमने सब ग्रुप बोला हुआ है H को, उसको हमने मल्टीप्लाई किया कोई A एलिमेंट के साथ, और वो A एलिमेंट कहाँ से आया था, G में से आया था। तो HA की वैल्यू हमारे पास, जो उसकी वैल्यू आएगी किस फॉर्म में आएगी, HA की फॉर्म में आएगी, जिसमें कि जो H होगा स्मॉल h, वो कैपिटल H को बिलोंग करेगा। उसको हम बोलेंगे राइट कोसेट ऑफ H। इसमें याद रखना कि राइट कोसेट ऑफ H कैसे है, कि जो एलिमेंट A हमने उठाया था वो H के राइट में है। जब वो H के राइट में है तो इसलिए हमने बोला इसको राइट कोसेट ऑफ H इन G डिटरमाइंड बाय A एंड द सेट। और जो दूसरा सेट बनेगा, जो हमारे पास राइट सेट बना है, वो कौन सा बना है, कैपिटल HA, जब स्मॉल a हमारा राइट साइड में है, ठीक है। अब जब स्मॉल a हमारा लेफ्ट साइड में चला जाएगा, अब ये दूसरा सेट है हमारे पास AH, इसकी वैल्यू कैसी होगी, स्मॉल a स्मॉल h, जिसमें स्मॉल h है वो कैपिटल H को बिलोंग करेगा। इसको हम बोलते हैं लेफ्ट कोसेट ऑफ कैपिटल H, ठीक है। तो ये इसको याद रखना कि राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट कैसे होते हैं। जो भी हम ग्रुप G से एलिमेंट उठाएंगे, अगर वो राइट में है तो वो राइट कोसेट बन जाएगा, अगर वो लेफ्ट में है तो वो लेफ्ट कोसेट बन जाएगा। इफ़ ऑपरेशन इज एडिशन, अब ये तो मल्टीप्लाई के ऑपरेशन के अकॉर्डिंग है कि AH बन गया। अगर मान लो हमारा ऑपरेशन एडिशन वाला होगा तो उसमें राइट कोसेट क्या बनेगा, तो राइट कोसेट देखो कैसे बन रहा है, जो A एलिमेंट हमने G से निकाला था वो एडिशन में जाएगा, लेकिन H के बाद, मतलब राइट साइड में रहेगा एडिशन में, H प्लस A। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, स्मॉल h प्लस A, जिसमें स्मॉल h जो होगा वो कैपिटल H को बिलोंग करेगा, और जो लेफ्ट कोसेट बनेगा वो बनेगा स्मॉल a प्लस कैपिटल H। और इसकी वैल्यू किस फॉर्म में होगी, स्मॉल a प्लस स्मॉल h की फॉर्म में, जहाँ पे स्मॉल h बिलोंग करेगा कैपिटल H को। ये समझ आ गया आपको। तो इसमें एडिशन हमने कैसे करनी है, राइट को सेट कैसे बनाने हैं, लेफ्ट को सेट कैसे बनेगा, तो इसको ध्यान रखना है इसमें। ये जो नीचे वाला ये एडिशन की फॉर्म के लिए, और जो ऊपर वाला है वो मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म के लिए। इफ़ स्मॉल ई इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप G, अगर स्मॉल ई को हमने आइडेंटिटी एलिमेंट मान लिया, आइडेंटिटी एलिमेंट वैसे भी स्मॉल ई होता ही है, ग्रुप G का है, तो HE और EH आर द राइट एंड लेफ्ट कोसेट्स ऑफ H इन G। जो HE होगा वो राइट कोसेट होगा, जो EH होगा वो लेफ्ट कोसेट होगा। ऑल्सो HE की जो वैल्यू आएगी किस फॉर्म में आएगी, स्मॉल h स्मॉल e की फॉर्म में आएगी, जिसमें स्मॉल h बिलोंग करेगा कैपिटल H को, और वो किसके बराबर है, स्मॉल h ही आएगा, क्योंकि देखो आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1 होता है, तो h हमारा 1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे h आ गया, जिसमें सच दैट h बिलोंगिंग टू कैपिटल H, और इसका आंसर हमारे पास कैपिटल H ही आ जाता है, क्योंकि इस फॉर्म में आ रहा है तो कैपिटल H आंसर आ जाएगा।
इसी तरह हम EH को करते हैं तो EH में भी सेम वही प्रोसेस चलेगा और लास्ट में हमारा आंसर इसमें भी अच्छा जाएगा। तो यहाँ से हमने ये देखा, इफ़ H इज सब ग्रुप ऑफ G, अगर H एक G का सब ग्रुप है देन H इटसेल्फ इज ए राइट कोसेट। तो अगर वो सब ग्रुप है तो H खुद ही एक राइट कोसेट बन जाता है एज वेल एज लेफ्ट कोसेट, ठीक है। तो और वो लेफ्ट कोसेट B बन जाता है जब हमारा एलिमेंट किससे डिटरमाइन हो, स्मॉल e से। मतलब कि जब हमने राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट निकालना है, कंडीशन ये है कि H हमारा सब ग्रुप है G का। तो अगर डिटर्मिनेशन स्मॉल ई से हो रही है तो हमारा राइट कोसेट भी H होगा, लेफ्ट कोसेट भी H होगा, जो कि यहाँ से प्रूव कर दिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट जो रिमार्क में लिखा हुआ है व्हेन कैपिटल G इज एन एबिलियन ग्रुप। जब कैपिटल G एक एबिलियन ग्रुप होगा तो लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट हमेशा बराबर आएंगे। दैट इज़ AH और HA दोनों हमारे पास बराबर आएंगे। उसके बाद कुछ रिजल्ट्स हैं, इन रिजल्ट्स को पढ़ लेना, इन रिजल्ट को अच्छे से रीड करना। जैसे HA जो है H के बराबर आएगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ जो कंडीशन होगी, अगर जो स्मॉल a है वो H को बिलोंग करता है। तो सभी इसके अंदर जो जितने भी रिजल्ट्स दिए हुए हैं इसको रीड कर लेना। उसके बाद है काउंटिंग प्रिंसिपल। तो काउंटिंग प्रिंसिपल का टॉपिक है, इसकी डेफिनेशन देख लो। इफ़ स्मॉल a एंड स्मॉल b आर टू एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप G, अगर स्मॉल a और स्मॉल b हमने दो एलिमेंट्स निकाले ग्रुप G के, देन b इज सेड टू बी कॉन्जुगेट ऑफ a, ठीक है। तो b को हम क्या बोल सकते हैं कि वो a का कॉन्जुगेट है टू a, कॉन्जुगेट टू ए। अब इसको याद रखना कि b इज सेड टू बी कॉन्जुगेट टू a, मतलब कि अगर मैंने a और b एलिमेंट निकाले कैपिटल G ग्रुप में से तो हम b को बोल सकते हैं कि b कॉन्जुगेट है a के रिस्पेक्ट में, b कॉन्जुगेट है a के रिस्पेक्ट में। इसको ध्यान से पढ़ना। इफ़ एन एलिमेंट x बिलोंग्स टू G सच दैट, अब इसकी कंडीशन क्या है कि हम इसको कॉन्जुगेट कैसे बोल सकते हैं, किस कंडीशन में बोलेंगे, जब हमारी b की वैल्यू इस फॉर्म में आएगी, x इनवर्स a x, ठीक है। जब भी हमारी वैल्यू b की इस फॉर्म में आएगी तो हम उसको बोलेंगे कि जो b है वो कॉन्जुगेट है x के रिस्पेक्ट में, एंड वी राइट इट एज b इनवर्स b कॉन्जुगेट a। हम इसको ऐसे लिखते हैं, ये जो साइन है ये कॉन्जुगेट का साइन है कि b कॉन्जुगेट है a के रिस्पेक्ट में। दस b कॉन्जुगेट a, इफ़ एंड ओनली इफ़ b कॉन्जुगेट a का कब होगा, जब कंडीशन क्या होगी कि b की वैल्यू x इनवर्स ax के बराबर आ रही है फॉर सम x बिलोंगिंग टू G, ठीक है। उसके बाद अब इसमें एक थ्योरम है, थ्योरम में क्या होगा, द रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी इन ए ग्रुप इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अभी आपने 11th में पढ़ा होगा कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। 11th के रिलेशन फंक्शन चैप्टर में था आपके पास कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होगा। इसको मैं एक बार रब कर देता हूँ। अब इसमें एक थ्योरम है जो काउंटिंग प्रिंसिपल के रिलेटेड है। उसमें क्या है कि द रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी इन ए ग्रुप G इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कहते हैं कि जो हम रिलेशन निकाल रहे हैं कॉन्जुगेसी का ग्रुप G में, वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। अब इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हम लोग क्या चीज़ें प्रूव करते हैं जो अपने 11th में पढ़ी हुई है, रिफ्लेक्सिविटी प्रूव करते हैं कि जो हमारा फंक्शन अगर रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ठीक है, सिमेट्री बनी रहेगी उसमें, बिल्कुल सिमेट्रिक रहेगा। ट्रांजिटिविटी हम प्रूव करते हैं, अगर ये तीनों प्रूव हो जाते हैं तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाता है। तो इसमें भी हम वैसे ही प्रूव करेंगे। अब इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले प्रूफ के लिए हमने क्या किया, 3 एलिमेंट्स लिए जो कि ग्रुप G से निकलेंगे, कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स है ग्रुप G के। देन रिफ्लेक्सिविटी के लिए हम क्या प्रूव करते हैं, रिफ्लेक्सिबिलिटी के लिए हम प्रूव करते हैं कि जो भी एलिमेंट हम उठाते हैं किसी भी फंक्शन में से, कि उसकी जो मैपिंग होती है वो सेम उसी फंक्शन से ही मैप कर जाता है वो। मतलब कि अगर यहाँ पे a है तो उसकी मैपिंग a से ही हो जाती है, ठीक है। मतलब कि हमारे पास अगर एक साइड पे a है तो दूसरी साइड पे भी ऐसा a है जो उस पर प्रॉपर मैप करेगा। तो रिफ्लेक्सिविटी में ऐसा होता है। अब इसमें अगर हम रिफ्लेक्सिबिलिटी अप्लाई करें तो इसमें क्या होगा, रिफ्लेक्सिबिलिटी सिंस a इज़ इक्वल टू, अब क्योंकि a की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, a इनवर्स a, ठीक है। सिंस a की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, a इनवर्स ए ए। अब इसको हम a इनवर्स ए क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि a इनवर्स और a तो ऐसे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे a यहाँ पे मल्टीप्लाई में पढ़ा है, तो a और a इनवर्स जब कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे यहाँ पर हमारे पास a बचेगा। इसका मतलब जो है a जो है वो कॉन्जुगेट है a के, सिमिलर है बिल्कुल, कॉन्जुगेट है उसका, a जो है a का कॉन्जुगेट है। अब ये कंडीशन कहाँ से आई, ये कंडीशन यहाँ से आई जो हमने ऊपर पढ़ी थी कि b इज़ इक्वल टू एक्स इनवर्स ए एक्स, कि अगर हम इसकी जगह a लिख दें तो सबका इन्वर्स हो जाएगा यहाँ पर, कि यहाँ पे b की जगह भी a आएगा, x की जगह भी a आएगा, यहाँ पर तो a है ही है हमारे पास जो कि हमारे ग्रुप का एलिमेंट है, तो यहाँ पे x आ गया। तो यहाँ पे कंडीशन प्रूव हो रही है अच्छे से, क्योंकि अगर मैं इन दोनों को कैंसिल कर दूँ तो मेरे पास a ही बचेगा।
तो ए और ए बराबर आ जाएंगे, तो ये मतलब रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव है तो हम बोलेंगे ये कंजुगेट जो है प्रॉपर सेट हो रहा है फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू जी, इसलिए जो रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है, इफ़ बी कॉन्जुगेट है ए के लिए, अगर मान लो कि बी जो है कॉन्जुगेट है ए के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये काउंटिंग प्रिंसिपल में जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया, तो वही वाली कंडीशन है कि जिसमें एक्स जो है हमारे जी को बिलोंग करता है। उसके बाद एक्स बी इनवर्स एक्स, अगर मैं इसको ये वाले एक्स को इधर ले आऊँ, ये वाले एक्स को इधर ले आऊँ, ये इन्वर्स वाला एक्स इधर आके एक्स बन जाएगा और ये एक्स इधर आके एक्स इन्वर्स बन जाएगा। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ गया, ए के। यहाँ पे सिर्फ ए ही बचा राइट साइड में, तो ए की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, एक्स बी एक्स इनवर्स आ गई है। सिमिलरली अगर हम दिस इम्प्लाइज डेट वाई की फॉर्म में अगर हम लेके चलें कि अगर मैंने मान लिया कि जो वाई मैंने जो है एक्स को, जो भी एक्स इन्वर्स है मेरे पास, एक्स इन्वर्स को मैंने वाई मान लिया, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई इन्वर्स। ठीक है ना, अगर इन्वर्स की वैल्यू वाई के बराबर है तो सिंपल एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, वाई इन्वर्स के बराबर हो जाएगी। तो ऐसे हमने यहाँ पे लिखा कि मैंने एक्स की जगह लिख दिया वाई इन्वर्स और एक्स इन्वर्स की जगह लिख दिया वाई, उसका ऑपोजिट काम हो रहा है। और यहाँ पर मैंने बता दिया कि मैंने जो वाई की जगह एक्स इन्वर्स की वैल्यू की जगह मैंने वाई की वैल्यू लिखी है बिलोंगिंग टू जी। तो यहाँ से क्या प्रूव हो जाता है कि जो ए है वो कॉन्जुगेट है बी के लिए, मतलब ऑपोजिट चीज़ बी सेट बैठ रही है। जो हमने बी के लिए प्रूव किया था वही सेम हमने ए के लिए प्रूव कर दिया, मतलब कि जो ए है वो बी का भी कॉन्जुगेट है। जब बी ए का कॉन्जुगेट है और ए बी का कॉन्जुगेट है तो ये सिमेट्रिक प्रूव हो जाते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो सिमेट्रिक भी प्रूव हो गए हैं। उसके बाद ट्रांसिविटी है। अब ट्रांसिविटी में क्या होता है कि अगर ए बी को बिलोंग करता है, बी सी को बिलोंग करता है, तो ए सी को भी बिलोंग करना चाहिए। तो इसमें हमने लिखा कि इफ़ अगर बी कॉन्जुगेट है ए के लिए, अगर बी कॉन्जुगेट है ए के लिए और ए कॉन्जुगेट है सी के लिए, मतलब बी कॉन्जुगेट है ए के लिए और ए कॉन्जुगेट है सी के लिए, तो बी की वैल्यू क्या आएगी, ये वाली, और ए की वैल्यू ये वाली है, जिसमें एक्स और वाई बिलोंग करेंगे जी को। तो यहाँ से अगर हम इसको मॉडिफाई करें इसको थोड़ा सा, तो बी की वैल्यू यहाँ पे क्या बन रही है, अगर मैंने मान लो यहाँ पर था मेरे पास, अब यहाँ पर देखो हमने क्या किया, यहाँ पर है हमारे पास बी की वैल्यू। ठीक है, मेरे पास ये थी बी की वैल्यू जो कि थी एक्स इनवर्स ई एक्स, ये वैल्यू थी मेरे पास। अब ये मेरे पास ए की वैल्यू है, तो मैंने क्या किया, इस ए की जगह ये पूरी वैल्यू रख दी यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये क्या बना, देखो बी की वैल्यू क्या थी, पहले एक्स इनवर्स थी तो ये एक्स इनवर्स आ गया, फिर इस ए की जगह ये कंप्लीट वैल्यू आ गई वाई इनवर्स सी वाई। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद एक्स था तो ये एक्स आ गया मेरे पास। अब मैंने इसका अरेंजमेंट किया, अरेंजमेंट देखो मैंने कैसे किया है इसका। अब यहाँ पे देखो एक्स इनवर्स वाई इनवर्स है मेरे पास, ये मेरे पास है एक्स इनवर्स वाई इनवर्स, फिर बीच में आता है सी, फिर आता है वाई एक्स। अगर ये दो इन्वर्स जो हैं इसको मैं इकट्ठे कर दूँ, ये हमने पढ़ा था पहले कि अगर होल इन्वर्स होता है तो इसमें से सेकंड वाला वर्ड पहले आता है और फर्स्ट वाला वर्ड बाद में आता है इन्वर्स को लेके। तो मैंने इसका ऑपोजिट काम किया, मैंने पहले जो अलग अलग इन्वर्स थे मैंने इनका इकट्ठे इन्वर्स कर दिया, तो ये बना वाई एक्स इन्वर्स, फिर सी आया, फिर वाई एक्स आया। ठीक है, तो ये मेरे पास एक ये ग्रुप बन गया वाई एक्स का और वाई एक्स का। अगर मैं इस पूरे को कंपेयर करूँ, इस पूरे को कंपेयर करूँ इसके साथ, तो देखो यहाँ पे वाई एक्स का इन्वर्स है, यहाँ पे एक्स का इन्वर्स है, यहाँ बीच में सी है, यहाँ बीच में ए है, यहाँ पे वाई एक्स का सेट है, यहाँ पे एक्स है। तो लगभग सेम सी चीज़ बन रही है ना, पैटर्न तो सेम है, पैटर्न सेम है ना, क्योंकि एक्स की जगह यहाँ पर वाई एक्स आ गया, यहाँ जो एक्स था उसकी जगह वाई एक्स आ गया, यहाँ पे वाई एक्स का इन्वर्स है, यहाँ पे वाई एक्स है। इसको एक बार मैं क्लियर करके दिखा देता हूँ कि कैसे मैं बता रहा हूँ इसमें। ठीक है, अब ये देखो इस वैल्यू को, ये बी की वैल्यू को और इस वैल्यू को, इन दोनों को कंपेयर करो। यहाँ पे है एक्स इन्वर्स, यहाँ पे ये एक्स इन्वर्स है, तो यहाँ पे है वाई एक्स का इन्वर्स, बीच में ए है, यहाँ बीच में सी है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई एक्स है। तो यहाँ पे नोटिस करो कि मेरे पास ये एक्स का इन्वर्स है, ये मेरे पास एक्स है और ये उसका इन्वर्स है। सिमिलरली यहाँ पे ये मेरे पास वाई एक्स है, ये मेरे पास वाई एक्स का इन्वर्स है। आगे समझ। तो यहाँ पे क्या हुआ कि x की जगह यहाँ पे दो, अगर यहाँ पे दो x हैं तो यहाँ पे मेरे पास वाई एक्स है उसकी जगह, तो बात तो सेम ही हो रही है क्योंकि पैटर्न सेम बन रहा है दोनों का।
तो यहाँ से हमने प्रूव किया कि अगर मैंने लिख भी दिया यहाँ पे कि जो वाई एक्स है वो मेरा जी को बिलोंग करता है, ठीक है। पहले एक्स और वाई की अलग अलग बात हो रही थी, अब ये ध्यान से देखो इसमें कॉमा नहीं है बीच में, तो हमने बता दिया कि जो वाई एक्स है वो जी को ही बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो बी सी है वो भी एक ट्रांजिटिव है। एक्चुअली ट्रांजिटिव में होता क्या है, जो हमने 11th में पढ़ा था कि अगर ए और बी आपस में ट्रांजिटिव है और बी सी आपस में ट्रांजिटिव है, तो इसका मतलब है कि ए जो है वो सी के भी ट्रांजिटिव आना चाहिए, ठीक है, तब हम उसको बोल देते हैं कि ट्रांजिटिविटी प्रूव हो गई है। तो यहाँ से ये चीज़ मैंने प्रूव करनी थी यहाँ पे। तो जब मैंने यहाँ पे हमें दिया क्या हुआ है स्टार्टिंग में, मैंने इफ़ की कंडीशन में लिखा हुआ है कि अगर बी कॉन्जुगेट है ए के और ए कॉन्जुगेट है सी के ये रहा हमारे पास कि अगर बी कॉन्जुगेट है ए के और ए कॉन्जुगेट है सी के, तो हमें क्या प्रूव करना होगा, तो हमें ये प्रूव करना होगा कि बी सी के कॉन्जुगेट है, जो कि हमने प्रूव कर दिया यहाँ पे, ठीक है, कि बी की वैल्यू ये वाली आई। अब ये ध्यान से देखो कि बी की वैल्यू ये जो लास्ट में बी है ना, हम इसी की वैल्यू निकाल रहे हैं और ये वैल्यू है यहाँ लास्ट में हमारे पास, तो हमारे पास आया बी इज इक्वल टू ये कंप्लीट वैल्यू। इसका मतलब बी जो है सी के कॉन्जुगेट है, यहाँ बी था ए का कॉन्जुगेट, यहाँ ए था सी के कॉन्जुगेट, यहाँ बी आएगा, ये मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। कॉन्जुगेट के लिए देखो, बी कॉन्जुगेट है ए के लिए, ए कॉन्जुगेट है सी के लिए, जब ये कंडीशन प्रॉपर पैटर्न ऐसा बन रहा है तो ये जो बी होगा ये सी के लिए कॉन्जुगेट होगा ना, तो ये हमने हमने हर चीज़ प्रूव कर दी यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे आ गया कि बी कॉन्जुगेट है सी के लिए, देयरफॉर ये ट्रांजिटिव भी है। तो जो मेरा ये कॉन्जुगेट का जो फंक्शन है ये ट्रांजिटिव है, तो मैंने तीनों चीज़ें प्रूव कर दी यहाँ पे कि रिफ्लेक्सिविटी भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। जब तीनों प्रूव हो गए तो जो रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी है ग्रुप में वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाता है, ठीक है। इक्विवेलेंट रिलेशन कब बनेगा, जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया है कि इक्विवेलेंट रिलेशन भी बन रहा है। तो ये था आपका ये काउंटिंग प्रिंसिपल। अब बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, जो भी पुराने हमने टॉपिक्स किए हैं उसको भी रिवाइज कर लेना अच्छे से। थैंक यू।